वकास अब्रेज साहब, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने एक कोई जजमेंट पास कर दिया और उस जजमेंट पर बैठे बैठे हम लोग आसानी से इसीलिए यकीन कर लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के रवैये का, पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता पोसता है, पीओके में क्या होता है, लॉन्च पैड कैसे तैयार होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कैसे भारत में होती है, AK-47 से लेके उन आतंकियों के पास जो हथियार मिले, जो सामान मिला, वो पाकिस्तान में उनके लेबल होने के सबूत नहीं देता है, या फिर पाकिस्तान कैसी हरकत करता है, या फिर हमने कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया, कैसे हमने घुसकर एयर स्ट्राइक की और कैसे हमने उन लॉन्च पैड्स को तबाह किया जहां पर आतंकी इस कायराना हरकत को करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। ये सब कुछ तो जैसे हुआ ही नहीं, ये अंधेरे में गुम हो गया क्योंकि पाकिस्तान तो ये सब करता ही नहीं है। सिर्फ एक बात मेरी सुन लें। देखें, जब आपके जो अभिनंदन थे वो पाकिस्तान में सैरो सियाहत के लिए आए और यहाँ पे आकर उनका जहाज गिरा, तो हमने तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी तवाज़ा की, चाय का कप भी पिला वापस भेजा। वो पता नहीं सैरो सियाहत के लिए आए थे या किस चीज के लिए आए थे, लेकिन इतिहास उस चीज का भी गवाह, जिस इतिहास की आपने बात की। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी है जिसमें वो फैसला पाकिस्तान ने नहीं लिखा बल्कि आलमी अदालत ने लिखा, और आलमी अदालत के उस फैसले के अंदर सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दिया गया था, और वो भी शख्स शायद हिंदुस्तान का है या हिंदुस्तान का कोई पड़ोसी मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इतिहास की बारहा बात करते हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जाना चाहिए। जो एलिगेशन एक्विजिशन किसी के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं, क्या उसका कंसर्न, उसका लिंक, क्या उसका कोई कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है? अगर है तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आप जितना मर्जी बवेला मचाएं। सही बात है साहब, आप मानेंगे थोड़ी, अपने गुनाहों को अपना लेना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है और पाकिस्तान के लिए तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मतलब पाकिस्तान की तो ऐसी नियत है ही नहीं कि वो अपने गुनाहों को कबूल कर ले कि नहीं हमने गुनाह किया, क्योंकि कसाब तो कहीं और से आया था, कसाब तो कहीं और से आया था। मुंबई में जो हमला हुआ वो तो कहीं और से आए हुए आतंकियों ने किया था साहब। पुंछ में, राजौरी में जो हमला हुआ वो तो कहीं और से आए हुए आतंकियों ने किया था, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई हाथ नहीं है। के सिन्हा साहब, जरा इनके मुगालते को आप दूर कीजिएगा क्या सर, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी उसी आत्मबोध में है और उसी एहसास में है कि हम तो इतने पाक साफ हैं कि आतंकियों के नाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको पालना पोसना तो बहुत दूर की बात है, और इस पर वो मुस्कुरा रहे हैं साहब, इस पर वो मुस्कुरा भी रहे हैं वकास अब्रेज सिंह। टीपी त्यागी जी, माफी चाहूंगी। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है, दुनिया जानती है, लेकिन हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान का हाथ है भी तो क्या हमें इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेने चाहिए? वैसे पहले मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट के लिए बता दूं कि हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर थे, हर एक ने आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी जो की, उसमें ज्यादा पानी आपको दिया। जो हमारे थे दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने हाजी पीर पास आपको वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाही वापस कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा बस लेके लाहौर चले गए, और मोदी जी भी चले गए थे आप नवाज शरीफ के उसमें शादी में शिरकत होने के लिए, लेकिन आपने हर बार कमर में चूड़ा घोंपा, और इसके पूरे बाकायदा सबूत हैं। लेकिन ये सबूत होने के बाद भी हम पाकिस्तान के ऊपर अब लांछन नहीं लगाना चाहते, अब हम अपने एक्शंस लेना चाहते हैं। मैं जो बीजेपी के यहाँ पे प्रवक्ता हैं उनके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने जिम्मेदारी ली कि ये हमला हमने कराया। उसने ये भी कहा कि ये पहला हमला है, एक श्रृंखला हमला की चलेगी और इसके बाद में नॉन लोकल्स और टूरिस्ट के ऊपर हमला किया जाएगा। ये भी पता लगा कि वो दोनों पाकिस्तानी थे। ये भी पता लगा कि वो दोनों इससे पहले राजौरी और पुंछ में जो हमले हुए थे उनमें भी शामिल थे। क्या इसके बाद में ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि वो जो स्लीपिंग सेल हैं जिनकी वजह से ये हमले हो रहे हैं, उन स्लीपिंग सेल को मदद करने वाला वो व्यक्ति जो 7% वोट के ऊपर सांसद बना है, वो व्यक्ति जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो व्यक्ति जो ये कहता है कि चीन अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा है, इसका मतलब या तो वो जिंदा है या जेल से बाहर है। क्या ऐसे व्यक्ति को पहले कंट्रोल नहीं करना चाहिए? आप हमेशा
जो इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे, इल्जाम लगाओ उन पाकिस्तानियों पे जो हिंदुस्तान में घुसे हुए बैठे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब एक्शन के अंदर जब आपको मालूम है कि पीओके में लॉन्च पैड है, वहाँ 60-70 आतंकी घुसने की फिराक में है, आपको मालूम है हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपने जमीन से दुश्मन के जमीन पर हमला करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें मालूम है। और आपको यह भी मालूम है कि यह हमला एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है, यानी कि एक बार एयर स्ट्राइक करके काम खत्म नहीं होगा। ये एक काइनेटिक और डायनेमिक सिचुएशन है, यानी हम स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके उस लॉन्च पैड को तुरंत खत्म करें और उस व्यक्ति को जो स्लीपिंग सेल को प्रोत्साहन दे रहा है उसे जेल के अंदर करें। और तीसरी बात, उन इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछे जो ये कहती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी पता लगा लेते हैं। उन्होंने कारगिल में पता लगा लिया था। यहाँ पे हम कम से कम 80 आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार कर चुके हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर एक आतंकी को गिरफ्तार करते हैं उससे 40 आदमियों का सुराग मिल जाता है। जो आज तक गिरफ्तार किए गए, क्या उनसे स्लीपिंग सेल का नहीं मिल सकता ठीक है। था? टीपी त्यागी जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए और मैं चाहूंगी खेमचंद जी इसका जवाब देंगे। रविंदर सचदेव सर आपके पास भी आऊंगी। खेमचंद जी आपसे जवाब लूंगी जो त्यागी साहब ने आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले रविंदर सचदेव साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि ये तो क्लियर है जब एस जयशंकर आतंकी इंडस्ट्री बता देते हैं पाकिस्तान को, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की नीति और नीयत क्या है, आतंकवादियों के लिए क्यों वो सबसे सुरक्षित पनागा है, और खास तौर से बीते कुछ वक्त में पीओके एक तरफ आतंकी भेजना, हमले करवाना, श्रद्धालुओं को टारगेट करना, टारगेट किलिंग करवाना, सिविलियंस को निशाना बनाना और घाटी में शांति को भंग करना, तो दूसरी तरफ इस बात की गुहार लगाना कि आइए टेबल पर बैठते हैं और गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं। गंभीर मुद्दे क्यों जरूरी हैं? क्योंकि व्यापार के लिए आप निर्भर है भारत पर और आपकी खुद की आर्थिक हालत बदतर हो चली है। थैंक यू पूर्णिमा जी। बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए दो चीजें हैं अगर हम बिग पिक्चर में देखें। केवल यही नहीं कि पाकिस्तान के जरिए आतंक भारत में आता है, दूसरी एलिमेंट जो है प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता रहता है। तो केवल यही नहीं कि आतंक भारत के खिलाफ रुके, बट सेकेंडली उसी के पैरेलल भारत के खिलाफ जो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चल रहा है कि इंडिया के अंदर कैसे हालात है, कश्मीर को लेकर के, मुस्लिम्स को लेकर के, वो सारा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी बंद होना चाहिए। तो अभी इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए दोनों चीजें करना, ना वो आतंक में फिर पाकिस्तान एक चीज और कहता है हम नहीं कर रहे। अगर आप नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो बेसिस हैं या जो कैंप्स हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री असमर्थ है या इंटेंशनली उनको रोक नहीं रही है भारत आने से। अगर हम ये भी मान लें पाकिस्तान का कि हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो स्टेट पॉलिसी तो यहां दिखती है ना कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी जो पाकिस्तान रेंजर्स इत्यादि हैं, वो क्यों नहीं रोक सकते ऐसे तत्वों को भारत के अंदर आने से। दैट इज वन। एंड तो ये कोई रास्ता चलेगा नहीं, बट जो चलेगा, जो दिखता है शायद आने वाले वक्त में, वो यही होगा जिस तरह से त्यागी सर बता रहे हैं, मोर और लेस। जहां जैसे इस वाले इंसिडेंट में आइडेंटिफाई हो गया कॉन्क्रीटली कि ये उस आतंकी कैंप से आए हैं, ये लोग हैं, वहां पर या तो चुपचाप या पब्लिसाइज करके भी, आई डोंट नो, वो एक अलग डिसीजन है, बट उन कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए वन बाय वन, राइट। सर्जिकल स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं, जो शब्द आजकल मतलब जो शब्द इस्तेमाल करा जाता है, और जरूरी नहीं है कि ये ऐसी स्ट्राइक अनाउंस और पब्लिसाइज करी जाए, क्योंकि एंड रिजल्ट तो हमें अपने देश की सिक्योरिटी, तो अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे जो बेसिस हैं जहां से हमें पता है ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना आई थिंक हमारी देश की ड्यूटी बनती है, और है भी, और हम कर भी रहे हैं शायद, पर और ज्यादा करना चाहिए ताकि ये कम हो। अदरवाइज ये चलता रहेगा, ये चल रहा है, कुछ कम होता जाएगा, चलता रहेगा। बट पाकिस्तान के साथ बातचीत का रवैया का चांस अनफॉर्चुनेटली अभी दिखता नहीं। लास्ट एक क्विक पॉइंट मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ पिछले कुछ हफ्तों से सिग्नल दे रहे हैं भारत से कि भाई नई सरकार इंडिया में आ रही है, तो उन्होंने कहा कारगिल युद्ध के लिए हम रिस्पॉन्सिबल थे। अब फिर उन्होंने कल मोदी जी को एक अच्छा वार्म ग्रीटिंग्स भी भेजा, ठीक है, बट ये एक गेम चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो एक वन लाइनर दे रहा है। अब बात ये कि क्या पाकिस्तान टटोल रहा है, क्या पाकिस्तान सीरियस है,
कि भारत के साथ वो ऐसे सिग्नल भेज रहा है कि भारत उनसे बात करे, बट इन चीजों में कोई कुछ आई थिंक कदम नहीं बढ़ेगा जो कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। और लास्टली मैं एक चीज कहूंगा, क्रिकेट की बात बार बार होती है, जी क्रिकेट में हमारी कमिटमेंट्स हैं। मेरा विचार ये है, क्या कमिटमेंट्स हैं हमारी, क्या है, पेनल्टी है ना, ठीक है पेनल्टी दो, व्हाई आर वी प्लेइंग क्रिकेट। नॉर्मल सी की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, ये कौन सा कोई, आई मीन आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट की कमिटमेंट्स हमें रहनी चाहिए, रूल ऑफ वर्ल्ड में वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे ऑनर करना चाहिए। पर यहाँ तो जब आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात चल रही है, यहाँ आपके हमारे लोग मर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमें क्रिकेट की कमिटमेंट कायम रखनी है, क्योंकि कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, या आई मीन शर्मा जी आई अंडरस्टैंड प्लीज एक मिनट, है ना, जो भी कमिटमेंट हो, आप हम पेनल्टी दीजिए, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल या जो भी है तो सरकार दे, पेनल्टी दे और उसको रोके, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से डांस चल रहा है कि हाँ क्रिकेट भी है नहीं भी है, ये क्वेश्चन ही आना क्यों चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आता। जाहिर हम बात है। कॉम्पनसेट नहीं कर सकते पेनल्टी को, जो भी पेनल्टी करे आईसीसी या जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उसको करो, खत्म करो, अलग करो। बिल्कुल, और जब आप कड़े फैसले लेने की बात करते हैं तो फिर उसमें खेमचंद शर्मा जी एक कड़ा फैसला भी हो सकता है ना। आती हूं आपके पास, क्योंकि कर्नल साहब ने आपसे सवाल पूछे हैं और रविंदर सचदेव साहब ने, उन दोनों का जवाब मैं आपसे चाहूंगी।